जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में हिंदी का जो है काव्य खंड का जो है चौथा चैप्टर चलेगा। उसमें पढ़ाएंगे स्वदेशी कविता के बारे में जो पढ़ेंगे और उसका जो है क्या उसका व्याख्या है, क्या अर्थ होता है, उन दोहों का क्या अर्थ होता है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो है लिखा हुआ है स्वदेशी। चैप्टर का नाम क्या है? शीर्षक का नाम है स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब होता है अपना देश। स्वदेशी का मतलब अपने देश के बारे में बताया गया है। इसमें बताएंगे स्वदेशी जो है काव्य खंड का चौथा चैप्टर है स्वदेशी। और इसके जो है लेखक रचनाकार कौन है, इसके जो कवि कौन है, तो बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें प्रेमघन भी कहा जाता है। प्रेमघन जो है उनका पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए आइए शुरू करते हैं प्रेमघन के बारे में। तो सबसे पहले प्रेमघन जो है भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। भारतेंदु युग क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए भारतेंदु 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक चला। इस युग को भारतेंदु युग कहा जाता है। भारतेंदु युग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग रखा गया है। ये काफ़ी जो है जाने माने और काफ़ी चर्चित एक साहित्यकार थे। और ये इन्हें का हिंदी युग में एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता है। इस काल को भारतेंदु युग को हिंदी युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता है। इसीलिए इस युग को कहा जाता है भारतेंदु युग, क्योंकि यही एक ऐसा युग था जिसमें सभी कवि, लेखक और जितने भी रचनाकार थे, साहित्यकार थे, सब ने अपना अपना मुख्य जो है नया मोड़ यानी बदलाव लाया, अपने सुधार जो अपने लेखनी में जो है बदलाव लाए। इसीलिए इस युग को कहा जाता है भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग जो 1868 से 1893 से तक याद रखिएगा, हिंदी युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल था। और आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अब देखिए बद्री नारायण चौधरी भी वही थे। बद्री नारायण चौधरी भी भारतेंदु युग के कवि थे। मतलब जिस 1868 से 1893 ईस्वी को भारतेंदु युग कहा जाता है, जिसमें परिवर्तन का काल देखा गया, उसी युग के कवि कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। महत्वपूर्ण कवि थे कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जन्म बताएंगे 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जो है इनका निधन की बात करेंगे तो 1922 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। और काव्य और जीवन शैली जो है, काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। तब पूछा जाएगा आपके कि भारतेंदु हरिश्चंद्र यदि पूछा जाएगा जो है प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आदर्श किसे मानते थे? तो बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या मानते थे? अपना आदर्श मानते थे। आदर्श का मतलब जिसके गुणों का जो है अनुसरण करेंगे, और जिनका मतलब हम अनुसरण करते हैं और जिनके गुणों का अपने अंदर आचरण करते डालते हैं और उनके कहे गए मार्गों पर चलते हैं, उन्हें आदर्श व्यक्ति कहा जाता है। तो इनके जीवन के आदर्श व्यक्ति कौन थे? अपना आदर्श मानते थे कि नहीं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और 1874 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में इन्होंने रसिक समाज की स्थापना की। याद रखिएगा, इन्होंने 1874 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। और आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका का भी संपादन किया। आपसे पूछा जा सकता है कि आनंद कादम्बिनी क्या है? तो मासिक पत्रिका था इन्होंने संपादन किया। और नागरी नीरद भी है जो साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बताएंगे बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन। और जो है प्रेमघन निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक तीनों थे। यानी जो है प्रेमघन जो है निबंधकार भी, निबंध भी लिखते थे, नाटककार भी थे और कवि के साथ साथ समीक्षक भी थे। और नोट में याद रखिएगा कि इनके प्रसिद्ध नाटक का नाम है भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य जो है प्रेमघन का एक महत्वपूर्ण नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है। और एक प्रयाग रामागमन जो है प्रसिद्ध नाटक है। और जो जीर्ण जनपद के बारे में याद रखिएगा कि काव्य लिखे थे इन्होंने। एक काव्य लिखे थे जिसका नाम था जीर्ण जनपद, और एक ग्रामीण जीवन का चरित्र चित्रण करता है। एक काव्य जो है जीर्ण जनपद क्या है? ग्रामीण जीवन के बारे में बताया गया था। उसका नाम याद रखिएगा। काव्य की रचना की इन्होंने,
उसका नाम क्या है, काव्य की रचना की, उसका नाम है जीर्ण जनपद। यही जो हमारा देखिएगा, हमारा जो स्वदेशी पाठ लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो यह पाठ प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया, याद रखिएगा, प्रेमघन सर्वस्व, प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। कौन सा पाठ, स्वदेशी पाठ। और जो है याद रखिएगा कि स्वदेशी कविता को दोहा के रूप में प्रकट किया गया है। यहाँ पर जो है ये जो कविता नहीं है, दोहा के माध्यम से प्रकट किया गया स्वदेशी कविता को। और एक बात और ध्यान रखना है कि साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे थे कौन, ये जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो बद्री नारायण चौधरी के बारे में याद रखिएगा, जन्म, निधन और जो है क्या क्या किए, तो कौन कौन सा नाटककार, कौन कौन से प्रसिद्ध नाटक इनके हैं, और तो भारतेंदु युग के कवि हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। भारतेंदु युग का मतलब हुआ 1868 से 93 ईस्वी के काल को भारतेंदु युग कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, काफ़ी चरम सीमा तक जो है सुधार हुआ, हिंदी साहित्य में, लेखनी में, कविताओं में सुधार किया गया, इसलिए इसको युग को इम्पोर्टेंट माना जाता है भारतेंदु युग। चलिए स्वदेशी कविता को अब जो है स्वदेशी जो है काव्य, स्वदेशी जो दोहा के रूप में प्रकट है और यहाँ पर जो है लाने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला स्वदेशी जो है, पहला दोहा में क्या कहा गया है, स्वदेशी में है, इसमें थोड़ा जो गा करके बताना चाहिए। जो स्वदेशी जो कविता कैसा है, तो बताइएगा दोहा के रूप में, कैसा है, दोहा के रूप में प्रकट किया गया स्वदेशी कविता। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबे विदेशी वस्तु नर गतिरतिरीति लखात, सबे विदेशी वस्तु नर गतिरतिरीति लखात, भारतीयता कछु नायब भारत में दरसात, रे भाई भारत में दरसात। यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इस दोहा के माध्यम से, प्रथम दोहा के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि देखिए सवै विदेशी वस्तु नर, मतलब सब जगह देखा जाए तो सब जगह विदेशी। ये लिखे कविता स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब होता है अपना देश, अपने देश के बारे में जो आलोचना करते हैं कवि, जो टिप्पणी करते हैं, क्या करते हैं तो बताते हैं कि देखिए हमारा देश अब ऐसा हो गया है कि अपना देश की वस्तुओं को इस्तेमाल नहीं करता है और विदेशी वस्तुओं का जो है ज़्यादा लगाव हो गया, विदेशी वस्तुओं से ज़्यादा लगाव हो गया है और अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का कोई सेवन करना नहीं चाहता है, उसका कोई उपभोग नहीं करना चाहता है, लेकिन विदेशी वस्तुओं का जो है जल्दी से स्वीकार करता है। इसीलिए बोलते हैं सबे विदेशी वस्तु न गति रति रीत लखात, मतलब कवि कहते हैं कि सब जगह देखा जाए तो विदेशी वस्तु जो है सब जगह भरा पड़ा है और जो सब जगह देखा जाए तो जहाँ भी देखिए सब जगह लाखों संख्या में जो है विदेशी वस्तु मिलेगा। और भारतीयता कछुना भारत में दर्शात, अब ऐसा लगता है कि भारत में अब भारतीयता नहीं दिखती है, क्योंकि यहाँ के लोग अब भारतीय वस्तुओं को पसंद ना करके विदेशी वस्तुओं को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए अब कवि को, जो कवि प्रेमघन को अब ऐसा लगता है कि भारत में अब भारतीयता नज़र नहीं आती है। जो भारत के लोग जो रहते पहले प्राचीन काल में देखा जाए, या तो भारतेंदु युग के कवि जो है बता रहे हैं कि मतलब उस समय जो पहले के जो भारत था, अब के भारत में बहुत अंतर हो गया है। और दूसरे तो पहला जो है सब जगह देखते हैं तो विदेशी वस्तु के बारे में बताते हैं कि सब जगह जिक्र करते हैं, स्वदेशी वस्तुओं कहीं पर नहीं मिलती है। चलिए दूसरा दोहा के माध्यम से बताते हैं, कहते हैं मनुज भारती देखी को, मनुज भारती देखी क्यों सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किन्हों के हैं क्रिस्तान। मतलब दूसरे दोहे के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मनुज भारती देखी के वो सकत नहीं पहचान। अब ऐसा वेशभूषा, पहनावा ओढ़ावा हो गया है, रंग रूप हो गया है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के भारत में लोग हैं और उनका जो वेशभूषा देख के मनुज भारती देखी के वो, मतलब अब ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको देखकर आप पहचान सकते हैं। और मुस्लिम, हिंदू, क्रिस्तान, मतलब आप ऐसा पद व्यक्त दर्शा नहीं सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति हिंदू है और कौन सा मुस्लिम है, देखने से नहीं पता चलता है, क्योंकि इनका वेशभूषा, चल चलन और जो है पहनावा ओढ़ावा सब कुछ में परिवर्तन आ गया है। और जो है तीसरे दोहे के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए,
पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई। प्रेम घन गए इन्हें अति भाई। प्रेम घन कहना चाहते हैं कि देखिए तीसरे दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जो है आजकल ऐसा हो गया है, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। अब बुद्धि जो है विदेशी पा गया है और इसको ज़्यादा रुचि लगता है अंग्रेजी भाषण करने में, अंग्रेजी बोलने में। विदेशी बुद्धि जो है पढ़ी विद्या परदेश की, और जो प्रदेश की जो है पोथी पत्रा पढ़ते हैं, ज्ञान लिए हैं, और चाल चलन प्रदेश की गई नियति भाई। ये कहते हैं कि आज जो है हमारे समाज में, भारतीय समाज में देखा जाए तो आपको भारत के लोग भारतीयता नहीं नज़र आती है। लोग जो है विदेशी बोलना चाहते हैं, विदेशी बोलते हैं, और जो है और भारत में रहते हैं लेकिन अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं और हिंदी को बोलना नहीं चाहते हैं। और चाल चलन तो देखिए ऐसा मानिए उनका पहनावा वाला जो भारत का जो है धोती कुर्ता था वो तो अब बदल ही गया है। अब जींस टॉप पर उतर गए सभी लोग और बाहरी वेशभूषा का धारण करते हैं, ऐसा कवि का कहना है। और कहते हैं, और ये भी देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, हम आपस में लड़े बैठे तो, एक कहावत ऐसे भी आप लोग सुने भी होंगे, हम आपस में लड़े बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। एक कहावत भी आता है देखिए कि जब हम ही अपने घर में ही लड़ेंगे, कहता है हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। अब सोचिए इन पंक्तियों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि मतलब अगर जो घर में ही लड़ाई करेंगे, घर में ही मेल मिलाप से नहीं रहेंगे, तो विदेशी जब आएंगे तो हम पर कब्जा कर लेंगे, आक्रमण कर लेंगे। इन माध्यम से कभी भी कहना चाहते हैं कि यदि जब आप अपने घर में ही मतलब टूटे फूटे मतलब अपने घर में ही मतलब जो है लड़ाई करते हैं, अपने घर की वस्तुओं का जब नहीं चाहते हैं तो बाहर वाला आएगा तो वो अपना कब्जा करेगा और घर से हमें क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। और उन वस्तुओं को इसलिए कभी कहते हैं कि भारत की वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। कहते हैं ठाट ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीय तालेस। चौथे दोहे के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता का लेस। मतलब कहते हैं अब ठाट बात विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, यानी ऐसा जब घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है ए भारी परफ्यूम मार लेते हैं और ऐसा टाई बेल्ट लगा कर चलते हैं, मानियो कि आप जो है आप मानकर चलिए कि विदेशी लोग यही सब हैं और ये देश के नहीं है, भारत की जनता नहीं है, ये कहीं विदेश से या विदेशी लोग हैं। ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, और देश में रहकर विदेशी बनकर दिखाना चाहते हैं, चश्मा लगा कर चलेंगे। और सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता का लेस, सपनों में ही नहीं दिखता है कि किन में भारतीयता, मतलब भारतीयता कहीं नज़र नहीं आती है, इसलिए इन्हें खेद है, इन्हें आपत्ति जता रहे हैं और इनको जो है दुख लगता है। और पांचवें दोहा के माध्यम से कहते हैं कि बोल सकत हिंदी नहीं अब मिले हैं हिंदू लोग, बोल सकत हिंदी नहीं अब मिले हैं हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कभी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बोली सकत हिंदी नहीं, अब बोली जो हिंदी बोलने में तनिक भी इनको जो है तनिक जो है सोचते तक नहीं है, हिंदी बोलने में इन्हें बहुत लज्जा आती है, इसलिए कहते बोली सकत हिंदी नहीं अब मिले हैं हिंदू लोग। अब हिंदी बोलना नहीं चाहते हैं इसलिए हिंदू लोग मिलेगा नहीं अब। और अंग्रेजी भाखन करता है, मतलब अंग्रेजी को सीखते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग डॉटर, गुड मॉर्निंग मॉम, इस तरह की बात होती है, मतलब गुड मॉर्निंग अंग्रेजी शब्द का भाखन करते हैं और दिन प्रतिदिन अंग्रेजी को सिखाया जाता है, अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं और हिंदी तो बोलना नहीं चाहते हैं और हिंदी बोलने में इन्हें लज्जा आती है। इसलिए कवि कहते हैं कि अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, और अंग्रेजी सीखते भी हैं और अंग्रेजी का उपभोग भी करते हैं, खाते सीखते भी हैं और उनका जो है प्रयोग भी करते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि अब बोल सकते, इनको अब बोलने में भी क्या होती है, लज्जा होती है।
छठे दोहे के माध्यम से कवि कहते हैं कि अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गिरी सकल वस्तु देश विपरीत। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से कवि प्रेमघन कहना चाहते हैं कि अंग्रेजी वाहन बसन यानी अंग्रेजी का जो है सवारी का, अंग्रेजी मतलब विदेशी वस्तुओं का जो है वाहन करते हैं और अंग्रेजी वस्तुओं का जो है ज़्यादा उपभोग करते हैं। और बेस रीति और नीति, नीति का मतलब नियम कानून भी विदेशी लोग का जो है अंग्रेजों का दिया हुआ कानून को अपनाते हैं। कभी को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि भारत देश तो आज़ाद हो गया है, भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन अभी तक भी यहाँ की जनता पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुई है। ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो किसी न किसी रूप से जो है विदेशी का जो है चाल चलन अपनाए बैठा हुआ है। और इस पर अभी भी कभी को ऐसा लगता है कि आज भी हमारे देश की जनता पर जो हावी है कौन, विदेशी नीति नियम कानून सभी लोग अभी भी मानसिक रूप से ग्रसित कर रखा है। इसलिए कभी ऐसा कहते हैं कि अंग्रेजी वाहन मतलब अंग्रेजी का जो है सवारी करता है, अंग्रेजी वस्तुओं का वाहन करता है, बेस रीति नीति सब कुछ को अंग्रेजी ऐसा चलता है, अंग्रेजी रुचि गिरी सकल वस्तु देश विपरीत। कहते हैं कि अंग्रेजी जो इनको बहुत भाता है और घर की वस्तुओं को गिरी सकल वस्तु विपरीत लगते हैं, इन्हें देश की वस्तु जो है उन्हें क्या लगती है, विपरीत लगती है। आप लोग देखे भी होंगे कि दीपावली के दिन आप लोग देखे होंगे कि अंग्रेजी लाइट का प्रयोग करते हैं लोग। चाइना जो है मोमबत्ती लाएंगे और जो है दीपक जो जलाया जाता था उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसी के प्रति जो है कभी को लगता है कि अब भारत में भारतीयता नज़र नहीं आती है। अब कहते हैं हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए सकुची लजात, भारतीयता सब वस्तु ही यूं है हाय घिनात। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो यूं है हाय घिनात। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जैसे हम भारत से कहीं विदेश जाते हैं, बाहरी देश जाते हैं, तो वहाँ पर लोग जैसे ही बोलते हैं कि वेयर मतलब पूछा जाता है कि आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो हिंदी लोग जो है जो हिंदुस्तानी होते हैं वो भारत नहीं बोलते हैं, आई बोलेंगे आई बिलोंग्स टू इंडिया, या तो बोलेंगे आई मतलब बोलता है आई फ्रॉम मतलब जो है आई एम फ्रॉम इंडियन, मतलब मैं इंडिया से हूँ, मतलब ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी बोलने में उनको लज्जा आती है। कहते हैं हिंदुस्तान नाम सुनकर जैसे सुनते हैं कि हिंदुस्तानी है तो लाज लगता है अपने आप में, क्यों काश हम अदर कंट्री के होते, अदर जो है अलग देश का दूसरे देशों का होते तो अच्छा रहता। जबकि हिंदुस्तानी पर अपने आप को गर्व करना चाहिए। कभी इन पंक्तियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप हिंदी वासी हैं तो हिंदी का ही भाषण करिए और हिंदी बोलिए और लजाइए कभी नहीं, शर्माइए नहीं, अपने देश से प्रेम कीजिए और बाकी अन्य देशों से जो है ज़्यादा अपने देश को महान दीजिए, महानता का दर्जा दीजिए। तो कहते हैं हिंदुस्तान नाम सुनिए अबे सकुची लजात, और यहाँ के लोग जो है हिंदुस्तान नाम सुनकर बहुत लजाते हैं, घिनाते हैं और इन्हें भारतीयता सब वस्तु ही सो यूं हो घिनात। मतलब जिस प्रकार इनकी वस्तु को अच्छा नहीं लगता है भारत की वस्तु, उसी प्रकार अब नाम और वस्तु सब कुछ जो है इनको घिन लगता है और ये घिनाते हैं अपने देश की वस्तुओं से, जो कि ऐसा क्या है, गलत है। इसलिए ऐसा कभी कहते हैं कि आप लोग अपने देश से प्रेम कीजिए, अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए ताकि विदेशी वस्तु जो है विदेशी मुद्रा हम प्राप्त कर सकें और आयात और निर्यात कर सकें वस्तुओं को। इसलिए कभी ऐसा कहना चाहते हैं। और आठवें दोहे के माध्यम से कवि कहते हैं देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बस अंग्रेजी माल। मतलब देश के जो है देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, मतलब देश में जाए जो है कभी भ्रमण करते हैं ऐसा लगता है उन्हें, और हाट में जाते हैं बाज़ारों में देखते हैं तो सब जगह जो है बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, सब जगह देखते हैं तो पहनावा ओढ़ावा सब अंग्रेजों की तरह हो गया है। और यहाँ की जो है महिलाएं जो भी है, पुरुष के भी बात करते हैं, यहाँ की महिलाएं जो है पहले जो है लोग अपने तरह के जो है कपड़े पहनते थे, वस्त्र धारण करते थे, लेकिन अब क्या हो गए हैं, अब यहाँ के लोग नहीं, अब जो विदेशी जो है वेशभूषा को अपना लिए हैं, पहनावा ओढ़ावा को अपना लिए हैं। और हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, ये मतलब कहते हैं जब बाजार जाते हैं देखते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि हर जगह देखा जाए तो बाज़ारों में अंग्रेजी माल का मतलब विदेशी वस्तु ही मिलेंगे, और मेड इन इंडिया नहीं, मेड इन चाइना तो मिलेगा लेकिन मेड इन इंडिया मतलब भारत में उत्पादित वस्तुएं बहुत कम मात्रा में मिलते हैं क्योंकि खरीदारी कम होती है। और चाइना की ओर, चाइना जो है चाइनीज वस्तुओं पर लोग ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं, विदेशी वस्तुओं ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। और कहते हैं नौवां दोहा में
कि जिन सो समल सकत नाही तनिक धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करें वे यह कैसी खाम ख्याली। कहते जिन से संभल सकत नहीं तनिक धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि प्रेमघन कहना चाहते हैं कि देखिए जिनसे देश नहीं जिनसे अपना ढीला ढाला जो है वस्त्र नहीं संभलता है, अपना जो है धोती नहीं संभल पाता है और ढंग से चल नहीं पाते कपड़ा पहन करके, और वे वैसे लोग यहाँ की जो है सरकार बन बैठी है और यहाँ का जो है यहाँ का जो है भगवान और सरकार बन बैठी है और देश को चलाने का कार्य कर रही है, यह क्या है, एक खाम ख्याली है और यह क्या है, बहुत दिखावा तरह का है। तो कहता देश प्रबंध करिए क्या, यह कैसी खाम ख्याली, एक कैसा शिष्टाचार आ गया है, कैसा जो है अनुशासन है हमारे देश का, जो जिनसे ढंग से कपड़े और जो है अपने तन का कपड़ा नहीं संभल पाता है, धोती ढीली ढाली वस्त्र नहीं संभल पाता है और ये जो है हमारे देश को संभालने चले हैं। वाह रे वाह, ऐसा हमारे देश के जो है नेता और ऐसे हमारे देश के जो है सरकार, निकम्मी सरकार इस तरह का बात बोलते हैं। कहते हैं जिनसे संभल सकत नहीं, अपनी धोती ढीली ढाली, अपना वस्त्र नहीं संभलता है लेकिन पूरे देश को संभालने चले। वाह क्या बात है। तो इसी प्रकार जो है लोगों को सचेत करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं कि आप जो है ऐसा नेताओं का चुनाव नहीं कीजिए, मत कीजिए जो देश के जो है अग्रसर पतन की ओर ले जाता है, ऐसा चुनाव बेकार है। और कहते हैं दास प्रवृत्ति की चाह चहूँ, देसी चारहूँ बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ परंसा, मानहु बने डफाली। अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कवि प्रेमघन कहते हैं कि दास प्रवृत्ति की चाहूँ चहूँ, दिशी चारहूँ चरण बढ़ा ली, मतलब सभी दिशाओं में अपना हाथ तो बढ़ा लिया, अपना पहचान तो बढ़ा लिया, लेकिन करत खुशामत झूठ प्रशंसा, मानहु बने डफाली, और झूठ मूठ के बड़ाई में नंबर 1 पर रहते हैं। और यहाँ की जनता ऐसा हो गई है, मूड जो है यहाँ की जनता जो है बड़ाई करने में आगे है। और यहाँ के नेताओं भी मत कहिए, यहाँ के नेता भी इतना लंबे लंबे वादा करते हैं, वही कार्य झूठ खुशामद, झूठ कहता करत खुशामद, और लोगों से भीख मांगने का कार्य भी करते हैं और झूठ प्रशंसा करते हैं और बड़े बड़े लंबे लंबे बात को बोलते हैं ताकि अपनी ओर आकर्षित कर सके। और जो है मानहु बने डफाली, और मानिए कि जिस प्रकार हमारे गांव में गाना बाना बजता है उसी प्रकार यहाँ की जनता के बीच जो है, हमारी जनता के बीच जो है कौन नेता लोग जो क्या करते हैं, खुशामद करते हैं, भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं वोट के लिए और अपनी सत्ता पाने के लिए, और अंत में क्या करते हैं, वो देश को पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए कवि को इन सब कवि इन दोहाओं के माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं कि आप भारतीय हैं तो भारत की सभ्यता को अपनाइए, आप भारत में रहते हैं तो भारत की वाणी को बोलिए, भारत के हिंदी भाषाओं का प्रयोग कीजिए। आप कहीं जाते हैं तो लजाइए मत, शर्माइए मत, आप कहीं भी रहें लेकिन हमेशा अपनी सभ्यता को भूलिए मत। इसलिए कवि को इन बातों से दुख है, इसलिए इन कविता के माध्यम से इस कविता का नाम इसलिए रखा गया स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब अपने देश की जिक्र करते हैं और लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि आप देखिए हमारा देश कैसे क्या से क्या हो गए, देखते देखते मतलब हमारा देश किस तरह का था और आजकल जो है यहाँ की जनता का पता नहीं क्या हो गया है। अब यहाँ के लोग जो लजाते हैं, घिनाते हैं अपने देश की वस्तुओं से। लेकिन इन पंक्तियों के इन कविताओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, तो हमें अपने देश पर अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा देश, जिस देश में हम खाते रहते हैं, इसी ने हमें जन्म दी है और इसी पर हम पालन पोषण बड़े लिखे हैं, पढ़ भी रहे हैं। इसलिए अपने देश की रक्षा करना चाहिए और अपने देश की सभ्यता को बचाए रखना चाहिए। जय हिंद सभी को, और सभी को जय हिंद। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। वाह, अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो।